बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है और उस पर ये हम फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी आगे को जा रही है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो थीटा है। तो आप इसको रस्सी से बांध के ऐसे खींच रहे हैं और ये बॉडी आगे जा रही है। हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। जो कंपोनेंट एंगल के सामने है उसके साथ साइन लगा दिया, दूसरे के साथ कॉज लगा दिया। अब आप देखो ये बॉडी में अपवर्ड कोई मोशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो फोर्स है ये कोई भी वर्क नहीं कर रही। तो इसमें जो मोशन पैदा कर रही है जिसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो है एफ कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे कि जो ये वाली फोर्स है ये इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो जब हम वर्क का फार्मूला या डेफिनेशन करते हैं तो हम करते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। जैसे आपने टार्क में पढ़ा था कि जब हमने टार्क कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस को परपेंडिकुलर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल दिया होगा तो आप उनके कंपोनेंट्स बना लेंगे और जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में होगा आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन का फार्मूला बनेगा। ये याद रखिएगा। अब आप देखो फार्मूले में एफ डी कॉस थीटा बन गया, तो कॉस थीटा आ गया तो इसमें कॉस वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 0 एंगल पे ये मैक्सिमम होगा, 90 एंगल पे ये 0 होगा। जितना ज़्यादा एंगल होगा कॉस की वैल्यू उतनी कम हो जाती है, वर्क उतना कम हो जाएगा। मतलब अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ किस एंगल पे वर्क सबसे ज़्यादा होगा, 20, 40, 60, 80, तो जो सबसे कम एंगल है वहाँ कॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आपको कोई इनके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही गैस हो रहा है कि जो सबसे कम एंगल है वहाँ कॉस की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे वर्क की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा 20 डिग्री पे ज़्यादा वर्क होगा इन 4 ऑप्शन में से। और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क डन। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। इसका यूनिट है जाउल या उसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, और अगर हम इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको किसी और यूनिट में भी लिख सकते हैं, जैसे सीजीएस में अगर लिखना हो तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट हो जाएगा डाइन और लेंथ का यूनिट डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा डाइन सेंटीमीटर। और इसी तरह आप इसको जाउल की जगह अर्ज लिखेंगे, ERG। अब वर्क के कुछ केसेस हैं हमारे पास। वर्क पॉजिटिव कब होगा, अगर हमारा एंगल 90 से कम हो, क्योंकि जब एंगल 90 से कम होता है कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो वर्क भी पॉजिटिव है। जब हम किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करते हैं तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वर्क हम तब बोलते हैं जब वर्क करने की वजह से बॉडी की एनर्जी बढ़ रही हो, तो हम कहते हैं हमने उस पर पॉजिटिव वर्क किया है। एक कार रेस्ट में आपने उसको धक्का लगाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो हमने उस पर पॉजिटिव वर्क किया। अगर वो कार आ रही है और हम उसको रोकते हैं और वो रुक जाती है तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया, तो हमने उस पर नेगेटिव वर्क किया। एक और एग्जांपल, अगर मैं एक बाल थ्रो करता हूँ तो ये बाल शुरू में रेस्ट में थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जब मैंने इसको थ्रो किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मैंने इसकी एनर्जी को क्योंकि ज़्यादा किया है तो मैंने इस पर पॉजिटिव वर्क किया है। फ़र्ज़ करो मैं एक बाल आ रही है और उसको कैच कर लेता हूँ, पहले वो बाल मोशन में थी, मैंने उसको रोक दिया, अब मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया, तो मैं बोलूँगा मैंने उस पर नेगेटिव वर्क किया है। तो पॉजिटिव वर्क से मुराद होता है जब हम बॉडी की एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, और नेगेटिव वर्क से मुराद होता है जब हम उस बॉडी की एनर्जी को कम कर देते हैं उस फोर्स की वजह से। वर्क 0 कब होता है, वर्क 0 के लिए 3 केस हैं, फार्मूला बता रहा है। जब फोर्स 0 हो जाएगी तो वर्क 0 होगा। जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, या तो वो बॉडी रेस्ट में पड़ी होगी या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होगी। तो जो भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है उस पे होने वाला टोटल वर्क डन 0 है। उसकी ना एनर्जी बढ़ रही है ना उसकी एनर्जी कम हो रही है, उस बॉडी की टोटल एनर्जी वही होगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि एरोप्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वर्क डन ऑन द एरोप्लेन इज, तो आंसर हो जाएगा 0। लेकिन यहां पर इंजन पॉजिटिव वर्क कर रहा है क्योंकि इंजन उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है
और जो एयर फ्रिक्शन है वो उस पर नेगेटिव वर्क कर रही है और वो उसकी एनर्जी को कम कर रही है। अब जितने इंजन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है उतनी एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो उस पर टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा और उसकी टोटल चेंज इन एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। दूसरा केस है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। अगर आप इस दीवार को धक्का लगा रहे हैं, अब फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसकी वजह से इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हो रहा, तो अब भी वर्क डन इस फोर्स का जीरो होगा। या मैं एक बैग उठा के खड़ा हूं, अब मेरे फोर्स तो लगा रहा हूं बैग पर, मैं तो लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन उसमें कोई उस वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो मेरी फोर्स का उस पर वर्क डन जीरो है। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल ली है, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म स्पीड तो उस पर एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है वेलोसिटी होती है टेंजेंट की तरफ और फोर्स होती है सेंटर की तरफ, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाना है। एक और एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, तो ये उस फोर्स का फार्मूला है। यहां पर आप देखो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बात सिखाई थी कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उनसे जो नया वेक्टर बनेगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल बन जाएगा 90, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। या अगर आप एक बकेट को उठाया हुआ है ऊपर और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, अब आपकी फोर्स लग रही है अपवर्ड, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों में एंगल क्या हो जाएगा 90, तो इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो जब भी आपने किसी फोर्स का वर्क फाइंड करना है तो पहले आपने ये ख्याल रखना है कि आप किस फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं। आप ग्रेविटी की फोर्स की वर्क की बात कर रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं उसकी वर्क की बात कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन लगा रही है उसके वर्क की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो पहले उस फोर्स को कंसीडर करना जरूरी है। अब एफडी डायग्राम की बात करते हैं, या एफडी ग्राफ की, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, ये बहुत सारे नाम यूज किए जा सकते हैं। आप देखो इस ग्राफ में जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ के जो नीचे वाला एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपको सिखाया था जब भी आपने ये पता लगाना है कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेके देखो और देखो कि वो किस तरह की क्वांटिटी बनती है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा इज वर्क डन ऑन द बॉडी, तो इसका मतलब इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया वर्क डन के इक्वल है। तो अगर आपको कोई भी वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे देता है और वो कहता है इससे वर्क फाइंड करो, तो आपने उसका एरिया फाइंड कर लेना है। जैसे इसी डायग्राम में ये रेक्टेंगल की शेप है, तो आपने एरिया निकालना, तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू विड्थ दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे फर्ज करो ये एक ग्राफ है, तो आप देखो इसमें शुरू में डिस्प्लेसमेंट जीरो था, फोर्स भी जीरो थी। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं फोर्स भी बढ़ रही है, जैसे स्प्रिंग में होता है। आप स्प्रिंग मीन पोजीशन पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स भी जीरो। जैसे आप उसको खींच रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं तो उस पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ रही है। अब इस केस में अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, ये आप देखो किस तरह की शेप है, ट्राइंगल, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे यहां पर आप देखो ये भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, यहां से लेके यहां तक फोर्स बढ़ रही है, यहां से लेके यहां तक फोर्स कांस्टेंट है और यहां से लेके यहां तक फोर्स कम हो रही है। तो अगर आपको ये ग्राफ दिया और आपको कहा जाए फाइंड द वर्क डन, तो आप देखो ये किस तरह की शेप है, ट्रेपीजियम, तो आप इसमें ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये जो दो पैरेलल साइड है, ये टोटल लेंथ और ये टोटल लेंथ, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बिटवीन, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो पैरेलल साइड को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्ज करो आपके पास इस तरह का ग्राफ है, तो इस तरह के ग्राफ में आप वर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल के अंदर वाला एरिया है ये वर्क डन के बराबर है। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये एक क्लोज्ड पाथ है,
और इस क्लोज्ड पाथ में तो वर्क जीरो होता है, और ये बात गलत है। ये कोई पाथ बॉडी का शो नहीं किया हुआ, बल्कि ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये एक पाथ है, बॉडी इस जगह से इस जगह पहुंची, ये पोजीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशंस नहीं है, ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के दरमियान ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ये एक पाथ है। तो इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए आप देखो कि जब भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मौजूद हैं और उनमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो इट इज जस्ट अ ग्राफ, ये एक क्लोज्ड पाथ नहीं होगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ भी वर्क डन इस एरिया के बराबर होगा जो सर्कल के अंदर एरिया है। ये भी हम क्लोज्ड पाथ कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा वो वर्क डन के बराबर है। इसका वर्क डन निकालना तो आप देखो ये एक ट्राइंगल है, ये वाली लेंथ इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सर्कल है, तो पहले हम इस पॉइंट से सीधा नीचे आएंगे और इधर से सीधा नीचे, तो ये आ जाएगा डायामीटर, उसको आधा करेंगे तो उसका रेडियस बन जाएगा। इसी तरह हम वाई एक्सिस के साथ भी कर सकते हैं, और उधर से भी हम इसका डायामीटर और आधा करके रेडियस, फिर हम इस पर फार्मूला लगाएंगे πr² और इसका भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं एरिया फाइंड करके। लेकिन अगर फर्ज करो आपके पास कोई इस तरह का ग्राफ हो जो कि ना ट्राइंगल है, ना ट्रेपीजियम है, ना ही कोई स्क्वायर है, यानी कोई जनरल शेप नहीं है जो आपने पढ़ी हैं जिनका एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे और हर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो वर्क डन के बराबर है। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए सब रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हो 0 डिग्री, यानी जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उसी तरफ को फोर्स लग रही है, तो उस पे होने वाला वर्क पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 180 डिग्री, तो उसका वर्क नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी फोर्स है जो हमेशा नेगेटिव वर्क ही करती है, तो आंसर है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट ही लगती है, और उसका हमेशा फोर्स के साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और उसका होने वाला वर्क नेगेटिव मैक्सिमम होगा। वर्क में आपने ये नहीं कंसीडर करना कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो स्मॉलर है। जैसे मैं आपसे अगर एक एमसीक्यू पूछता हूँ कि विच वन इज मैक्सिमम वर्क, ऑप्शन है 100 जूल, 500 जूल, -100 जूल, -1000 जूल, तो इसका आंसर है -1000 जूल मैक्सिमम वर्क है। बेशक वो नेगेटिव मैक्सिमम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वर्क है जिसमें एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज पैदा हुआ। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है डाउनवर्ड। अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल मूव करें तो ग्रेविटी की फोर्स तो डाउनवर्ड है, तो दोनों में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव की जाएगी उस पे ग्रेविटी का वर्क 0 होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी को नीचे मूव किया जाए, यानी ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड, और ग्रेविटी की फोर्स भी डाउनवर्ड। अब दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो दोनों में एंगल हो गया 0, तो आपका वर्क डन होगा mgh, जितनी हाइट वो नीचे आया, और इस पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, दैट इज mg इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। और अगर बॉडी आप मूव कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, अब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया लेकिन ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, अब दोनों में एंगल बना 180 डिग्री, तो जब आप डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करोगे तो ग्रेविटी का वर्क होगा -mgh। तो आप किसी भी बॉडी को h हाइट अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटी ने वर्क किया -mgh, लेकिन हमने तो फोर्स ऊपर लगाई है तो हमने वर्क किया mgh, यानी हमारा वर्क ग्रेविटी के वर्क के ऑपोजिट है। अगर इसी तरह बॉडी नीचे आती है तो ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, तो हमारा वर्क होगा -mgh। ये बात का ख्याल रखना है आपने कि हमारा अगर ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है तो हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लेके आ रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जितना अगर ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है तो हमारा वर्क नेगेटिव होगा, अगर ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेविटी के वर्क के ऑपोजिट कंसीडर होगा। अब फर्ज करो ये कोई हाइट है h, और हम इस पॉइंट से बॉडी को h हाइट पे लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं। फर्ज करो आप बॉडी को पहले इधर ले जाओ फिर इधर ले जाओ, या बॉडी को इधर ले जाओ फिर इधर ले जाओ, या बॉडी को इस कर्व्ड पाथ से यहाँ तक ले जाओ, तो आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हर पाथ में वर्क क्या होगा। अगर हम इधर से इधर मूव करेंगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का वर्क 0 है। अगर हम इधर से इधर गए तो ऊपर गए तो वर्क डन हुआ -mgh,
तो टोटल वर्क डन क्या हुआ माइनस mgh। लेकिन अगर हम इधर से इधर जाएं तो ये वर्क हुआ माइनस mgh और इधर से इधर जाएं तो ये वर्क हुआ 0। तो इस पाथ में भी टोटल वर्क क्या हुआ माइनस mgh। इसी तरह इस पाथ में अब वर्क कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। आप ऐसे समझो हमने इसकी सीढ़ियां बना दी हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी का वर्क 0 है, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स में वर्क डन होगा, और सारे वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन जमा करेंगे तो वो भी क्या बनेगा माइनस mgh। तो आपने देखा हर पाथ में ग्रेविटी का वर्क सेम है, यानी ग्रेविटी का वर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ के जरिए बॉडी को उस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके गए हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आप ये मार्कर है, इसको सीधा छत पे ले जाएं, आप इसको ऐसे घुमा के यहाँ से छत पे ले जाएं, आप इसको ऐसे घुमा के ऐसे करके यहाँ छत पे ले जाएं। हर केस में ग्रेविटी का वर्क क्या होगा सेम होगा। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दी है, ये मैंने 3 पाथ फॉलो किए हैं। आप फर्ज करो ग्राउंड से बॉडी को हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, आप इसको इधर से यहाँ तक पहुँचा दें, या इधर से यहाँ तक पहुँचा दें, या इधर से यहाँ तक पहुँचा दें। तो आप यहाँ पर नोट करो कि हर पाथ की लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन ग्रेविटी का वर्क हर पाथ में सेम होगा। और अगर इसी तरह आप बॉडी को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, बेशक इधर से इधर आ जाए या इधर से इधर आ जाए या इधर से इधर आ जाए, हर पाथ में ग्रेविटी का वर्क सेम होगा। इसके बाद हम वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं। फर्ज करो हम बॉडी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको इधर ले जाते हैं, फिर इसको h हाइट पे ले जाते हैं, फिर इधर ले आते हैं और वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये एक बन गया क्लोज्ड पाथ, जहां से शुरू किया उधर ही आके वापस पहुंच गए। तो ये बन गया वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ। अब जरा देखते हैं इस केस में वर्क डन क्या होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ वर्क डन क्या होगा 0। हम ग्रेविटी के वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी का वर्क 0, और इधर से इधर जाने में ग्रेविटी का वर्क बना माइनस mgh। ऊपर जाने में माइनस mgh, इधर से इधर जाने में फिर 0, और इधर से इधर आने में क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी का वर्क बना mgh। अब ग्रेविटी का अगर पूरे पाथ में क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ इज 0। जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में घूम फिर के उसी जगह वापस आ जाए तो ग्रेविटी का टोटल वर्क डन 0 होगा। और ज़रूरी नहीं पाथ इस तरह का रेक्टेंगल ही हो, पाथ जैसा मर्जी हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी हो जाए, जब भी बॉडी जहाँ से स्टार्ट करेगी ग्रेविटी के फील्ड के अंदर घूम फिर के उसी जगह पे वापस आ जाए तो ग्रेविटी का वर्क डन 0 हो जाएगा। और ऐसा फील्ड जिसमें ये दो बातें होल्ड करें, जिसमें वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट हो या जिसमें वर्क डन क्लोज्ड पाथ 0 हो, ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, और ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें भी एक चार्ज को मूव करो तो क्लोज्ड पाथ में मूव करके उसी जगह वापस ले आओ तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वर्क डन 0 होगा। और अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं डिफरेंट पाथ के जरिए, तो आप जिस मर्जी पाथ के जरिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ, हर पाथ में वर्क डन सेम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा वो बाकी जो भी फोर्सेस की बात करेगा तो आप उनको नॉन कंजर्वेटिव कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो ये 3 ज़्यादातर आपके सिलेबस में है और यही वो ज़्यादातर आपसे पूछता है। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर हमें ये बताती है कि हर सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के h हाइट ऊपर गया हूँ और मेरा मैस m है तो मैंने वर्क किया mgh। एक बूढ़ा आदमी फर्ज करो उसका भी मैस m है और वो भी सीढ़ियाँ चढ़ के h हाइट पे चला गया तो उसने भी वर्क किया mgh, लेकिन दोनों को टाइम इक्वल नहीं लगा। मुझे फर्ज करो छत पे जाने में कम टाइम लगा है और बूढ़े आदमी को छत पे जाने में ज़्यादा टाइम लगा है, तो हम बोलेंगे कि मैं ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और जो बूढ़ा आदमी है वो थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है। हर सेकंड में कितना वर्क हो रहा है, दैट इज़ पावर। अगर आप कहते हो कि आपके पास एक पंप है जिसकी पावर है 1000 वाट, तो इसका मतलब है वो हर सेकंड में 1000 जूल वर्क करता है हर सेकंड में।
इसका यूनिट है वाट, SI यूनिट, और इसको हम लिखते हैं जूल पर सेकंड, और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हम लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये सारे SI यूनिट्स हैं, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अगर आपसे पूछा जाता है इनमें से पावर का यूनिट कौन है, तो ये सारे ही हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट पूछा जाता है तो उसका आंसर ये है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। पावर के और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, हॉर्स पावर एंड सो ऑन। 1 हॉर्स पावर तकरीबन मेरे ख्याल में 746 वाट के इक्वल होता है, तो ये आपने याद भी रखने हैं। आमतौर पे जो हम पावर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये mgh/t करते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कब करना है, अगर कोई बॉडी h हाइट पे ले जाई जाए तो हमारा वर्क डन क्या हुआ, mgh, तो फिर पावर क्या बनेगी, mgh/t। पावर का फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में ये रिलेशन है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फर्ज करो आपको फोर्स की वैल्यू वेक्टर की फॉर्म में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो वो पावर बन जाएगी। और डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 ये 9 हो जाएगा। इस तरह की टेक्निक वर्क डन में भी यूज़ होगी अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो 3 × 3 x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करना है 9, और 2 × 4 8 y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आ गया 1। तो अगर इसका यूनिट है न्यूटन और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड तो इसका यूनिट वाट हो जाएगा, या अदरवाइज जो गिवन है उनके यूनिट्स के मुताबिक इसका भी यूनिट बनेगा। F.V को हम लिख सकते हैं FV cos थीटा। यहाँ पे देखो cos अपेयर हो गया, तो जहाँ भी cos अपेयर हो जाए तो आपको चंद क्वेश्चन कॉमन है वो पता होने चाहिए। किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, 0 पे। किस एंगल पे मिनिमम होगी, 90 पे। अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है तो एंगल 0 है तो पावर मैक्सिमम होगी। अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 90 हो गया तो पावर 0 हो गई। 30 डिग्री पे पावर √3/2 टाइम्स हो जाएगी, यानी 86% तकरीबन, और 45 डिग्री पे 1/√2 टाइम हो जाएगी, यानी तकरीबन 70%, और 60 डिग्री पे 1/2 टाइम हो जाएगी, यानी 50%। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी द पावर इज 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो 50% का मतलब है 1/2। तो आप देखो कॉस की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 आती है, दैट इज 60 डिग्री। अगर आपको पावर गिवन हो और टाइम गिवन हो तो आप उससे वर्क या एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसी फार्मूले को मॉडिफाई किया तो ये टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो पावर इनटू टाइम दैट इज वर्क। तो अगर आपको मैं कोई किसी भी डिवाइस की पावर बता देता हूं और मैं कहता हूं वो इतने घंटे तक चलता है, तो बताओ उसके कितनी एनर्जी यूज़ की। या फर्ज करो यहाँ एक बल्ब है और वो 100 वाट का है, तो अगर हम इसको 10 मिनट तक चलाते हैं तो ये कितनी एनर्जी यूज़ करेगा, तो आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर सकते हैं। पावर और टाइम का जब यूनिट मल्टीप्लाई होंगे तो वो एनर्जी या वर्क का यूनिट बनेगा। जैसे वाट सेकंड, ये पावर का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। अगर जस्ट वाट है तो वो तो पावर का यूनिट है, लेकिन अगर उसके साथ टाइम वाला यूनिट मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वर्क या एनर्जी का यूनिट बन जाएगा। जैसे वाट और आर, जैसे किलो वाट आर, जैसे वाट डे एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। पावर यूनिट और इनटू टाइम का यूनिट, तो ये दोनों मिलके बना देंगे एनर्जी का यूनिट। तो ये सारे यूनिट्स हैं एनर्जी के। 1 वाट आर किसके बराबर है, 3.6 किलो जूल। आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 आर की वैल्यू लिख दो तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 1 किलो वाट आर, अब किलो और 1 आर की वैल्यू लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 1 मेगा वाट आर, तो उसका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ एक सिमेट्री भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इधर 1 है तो इधर किलो है, अगर इधर किलो है तो इधर मेगा है, अगर इधर मेगा है तो इधर गीगा है, यानी इधर 3 पावर ज्यादा आ रही है। ये 1 है तो 3 पावर ज्यादा किलो, ये किलो है तो 3 पावर ज्यादा मेगा, ये मेगा है तो 3 पावर ज्यादा गीगा एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन की एग्जांपल दी है। अगर फर्ज करो आपके पास 100 मीटर क्यूब वाटर है और उसको पंप किया 20 मीटर हाइट पे 4 सेकंड के अंदर, तो उसकी पावर क्या होगी। तो अब आप देखो ये आपको क्या गिवन है, ये नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है। तो अक्सर ऐसा होता है वो नाम नहीं बताता, ये मैस है, वॉल्यूम है, क्या है, तो उसका जो यूनिट होता है वो आइडेंटिफाई कर देता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। जैसे आप देखो मीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट है, वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम गिवन है। और
हाइट गिवन है और टाइम गिवन है, पावर हमने फाइंड करनी है, लेकिन पावर क्योंकि बॉडी को ऊपर पहुंचा है तो वर्क का फार्मूला हम mgh लगाएंगे। तो वर्क बना mgh/T। अब यहाँ पर मैथ तो गिवन नहीं है, लेकिन मैथ होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वाटर की डेंसिटी तकरीबन 1000 है, तो 1000 इंटू 100 और g की वैल्यू हम 10 सपोज कर लेते हैं और h की वैल्यू गिवन है 20 और टाइम की वैल्यू गिवन है 4। तो ये 420 को कैंसिल करेंगे, ये आ गया 5, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 हो गई वाट, और इसको हम 5 मेगावाट भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।